जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा इंटरव्यू है ये। सेल्फ मेडिकेशन से आप लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, डॉक्टर के चेकअप करवाने के बिना खुद ही दवाइयां लेकर खुद का इलाज करना, इससे कितनी बड़ी समस्या आपके लिए बन सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अक्षय जी हैं, जो जनरल फिजिशियन भी हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं और जिनका एक बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड है। अभी तक हमने मुकम्मल तौर पे इनके साथ ये गुफ्तगू करनी है और हमने ये मुनासिब समझा कि हम ये बातचीत इसलिए करें क्योंकि सर्दियां आने जा रही हैं, वायरल होगा और हर घर पे एक अपना ही सेल्फ मेडिकेशन वाला डॉक्टर बैठा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल है मेरा कि सर्दियां आ रही हैं, वायरल होगा, इन्फेक्शन भी होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा, गले में पेन होगा और हमें मालूम है हमें एजी सिप 500 650 लेनी है, हमें डोलो 650 लेनी है, हमें डॉक्टर के पास जाने के लिए ज़रूरत नहीं, हम खुद अपना ट्रीटमेंट करेंगे सेल्फ मेडिकेशन। सर ये कितना हार्मफुल है हमारे लिए, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? वेल थैंक यू, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए अपने चैनल के माध्यम से। जैसे आपने बात की सेल्फ मेडिकेशन की, तो डोलो एजी तो आजकल इतना कॉमन है कि पूरी दुनिया वही खा रही है, चाहे आप कुछ प्रिस्क्राइब करें नहीं प्रिस्क्राइब करें। जो वायरल की बात मोस्टली जो करते हैं, पहले मैं वायरल के सिम्टम्स बताना चाहता हूँ। लोग हर चीज़ को कंफ्यूज करते हैं। वायरल हमें बुखार आएगा, उसमें हमारा गला खराब, गले में खराश, नाक बहेगा, हमारा सर्दी ज़ुकाम जिसको हम नस्ला बोलते हैं, वो ये चीज़ें कर रही हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरल है, ये 5 से 7 दिन तक आपको दिक्कत दे सकता है। इसमें आपके गले में तनाव, खिंचाव, ये दिक्कत हो सकती है और खाने पीने में भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें ये ऐसा दिक्कत रहेगी, खाने पीने में दिक्कत आ सकती है कि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो गले में आपको दिक्कत हो सकती है, कान में दर्द भी आपको हो सकता है, ज़ुकाम चलना, खांसी, ज़ुकाम, ये सब उसमें हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि कोसा पानी, जिसको हम गुनगुना पानी बोलते हैं, वो लीजिए। बुखार के टाइम पे एक कैल्पॉल या पैरासीटामोल की आपकी जो टिक्की है आप वो उसको लीजिए और एंटीबायोटिक से अपने आप को जितना हो सके उतना परहेज़ कीजिए। नॉर्मली ये इसलिए फैलता है क्योंकि हम क्राउडेड प्लेसेस में ज़्यादा जाते हैं। अगर एक को भी इन्फेक्शन है तो ये दूसरे इंसान को इन्फेक्शन बड़े आराम से हो सकता है। अगर हम इसमें ध्यान रखें कि एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट हमारा कम हो तो हम ये आराम से चीज़ें बेहतर कर सकती हैं। तो इसमें आप आराम से कोसा पानी ले लीजिए, बुखार होने के टाइम पे एक बुखार की टिक्की लीजिए और थोड़ा सा नेबुलाइज, थोड़ा सा अपने आप को स्टीम से जो थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी अगर इसके साथ आपको कोई और इन्फेक्शन होती है या आपका बुखार 7 दिन से ज़्यादा बढ़ता है या इसके साथ आपको कोई और दिक्कत अगर होती है तो हमें फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। सिंपल वायरल आप घर पे बैठे बैठे भी ट्रीट कर सकते हैं और अपने घर वालों को भी उसके लिए बता सकते हैं कि थोड़ा सा परहेज़ करें, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ें या अगर हो सके तो मास्क का इस्तेमाल करें। अक्षय सर, आप डायबिटीज़ के भी बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं। डायबिटीज़ के हवाले से भी एक सवाल पूछेंगे। परहेज़ नहीं होती है हमसे, परहेज़ नहीं कर पाते हैं हम, मना किया हुआ डॉक्टर साहब ने जिन चीज़ों से वो भी हम खा लेते हैं, फिर हम दिल में ये ख्याल रखते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, हमारे जहन में ये रहता है कि हमारी जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। ये कितना बड़ा एक मिथ है हमारे जहन में और हमें इस चीज़ से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? देखिए, ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है कि लोग चाहते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो पर कंट्रोल नहीं करना है। वो बाहर भी खाएंगे, वो जो भी है तेल की चीज़ें वो सब लेंगे, मीठा भी लेंगे, चावल भी खाएंगे। बट सबसे पहले किसी बीमारी को रोकने के लिए हमें अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको शुगर की दिक्कत है तो सबसे पहले मीठा आप नहीं खा सकते। अगर आपका शुगर 3 महीने का कंट्रोल भी है तब भी आपको शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है। शुगर हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो उसका इस्तेमाल हमने नहीं करना है। बड़े सारी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। देखिए, जो इंसान की डाइट है वो खुद डिसाइड करता है। अगर उसको उन चीज़ों से दिक्कत है तो कृपया करके वो चीज़ें मत लीजिए। मीठा नहीं लेंगे, चावल कम से कम उस लीजिए और तली मली तेल की चीज़ों को भी हमने अवॉइड करना है, जो हम डायबिटीज़ पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ये नहीं लीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट्स में उनका कोलेस्ट्रॉल, गंदा फैट जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ें भी दिक्कत देती हैं। और कोलेस्ट्रॉल के साथ शुगर का मिलाप जब होता है तो ये हमें हार्ट के रोगों के पास भी लेके जाती हैं। ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट का रोग हो जाता है, लीवर आपका फैटी हो जाएगा, आपकी किडनियों पे असर होने लग जाएगा। तो अगर हमें सबसे पहले डायबिटीज़ का इलाज करना है तो सबसे पहले हम डाइट का इस्तेमाल सबसे अच्छा होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, मीठे की चीज़ें नहीं खानी है, आपको राइस नहीं लेने हैं, तो ये चीज़ों का आपको अवॉइड करनी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा जिम वालों के लिए है, जो लोग जिम का आए रोज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जिम भी करते हैं, फिजिकली खुद को फिट रखते हैं, लेकिन प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं।
हम वो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स में आते हैं और शायद उनकी वजह से हमारी किडनीज प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, बाकी सब। अब ज़रा उसके हवाले से बताएं कि अगर हमें बॉडी बनानी है तो हमें किस तरीके से खाना पीना चाहिए और किस तरीके का खाना हमें अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए, नेचुरल, ना कि आर्टिफिशियली प्रोटीन्स वगैरह। देखिए बहुत बढ़िया, ये जो आपने सवाल पूछा है कि जो मार्केट में इतने हाई रेटेड प्रोडक्ट्स आए हुए हैं जिसको हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स बोलते हैं, बड़े यंग पेशेंट, यंग लोग इसको बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं कि हमें प्रोटीन डाइट चाहिए, हमें बॉडी चाहिए, देखिए प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत अच्छे से है। अगर हम अपना एग एक ऐड करेंगे, एक सुबह एक शाम के टाइम में, तो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन ऐसे भी होने बहुत अच्छे से हो जाएगी। साथ में अगर आप बनाना केला ले लेंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छे से आपकी जो बॉडी है, फिजिक आपकी उससे भी अच्छी रहेगी। अगर ये जो हमारे रेडीमेड प्रोडक्ट्स आए हैं, इनमें क्या क्या केमिकल्स ऐड किए हुए हैं ये हमें भी नहीं पता है। ये बाद में जाके आपकी किडनियों पे असर डालते हैं, आपको दिक्कत देते हैं उस चीज़ के मामले में। तो बेहतर है हमें ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल नहीं करके जो अपनी डाइट है, आपकी घर की डाइट है, उसको ही अगर आप अच्छे से करें और साथ में अगर आप अंडे, केले, बाकी फल फ्रूट का इस्तेमाल करें तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा कि उससे भी आपका फिजिक बहुत अच्छा रहे। जितना ज़्यादा इनको हम अवॉइड कर सकें वो बहुत बढ़िया रहेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और भी है आपसे। जी जी। कि आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हम नौजवान जो है वो रेस्टोरेंट्स में बैठकर हुक्का पीते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट तो करते करते हुक्का का ट्रेंड भी आ चुका है, हुक्का वगैरह भी पीते हैं, हमारी लड़कियां बहनें भी पीती हैं। अब लड़कियां सिगरेट भी पीना शुरू हो चुकी हैं, अल्कोहल भी ले रही हैं, हुक्का भी पी रही हैं। हाँ, आपने देखा भी होगा कई सारे रेस्टोरेंट्स में, मैंने भी देखा है। कल को इन बहनों की, इन बेटियों की शादियां भी होंगी, क्या शादी के बाद इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है? क्या ऐसे मुकाम पे इन्हें प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पे बच्चा कंसीव करने की बात हो या इनके लाइफ साइकिल की बात हो? देखिए टोबैको जो स्मोकिंग है उसमें सब कुछ तंबाकू है। तंबाकू किसी भी लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में आप ले लीजिए। चाहे इसके लिए सिर्फ मैं औरतों को नहीं बोलूँगा, मैं मेल्स के लिए भी बोलूँगा कि वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इट्स एक्ट्स एज ए कार्सिनोजन। ये एक आपका होता है कि बॉडी को स्टिमुलेट करता है। वो गंदे पदार्थ जब आपकी बॉडी में आते हैं, वो जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और वो आपको और बीमारियों की तरफ आकर्षित करता है, और बीमारियों की तरफ आपको लेके जाता है, जिससे बीपी की दिक्कत भी आ सकती है, कोई कैंसर होने के चांसेस रह सकते हैं। जैसे स्मोकर्स हैं उनको फेफड़ों का कैंसर होने के चांसेस हैं। अगर ये फीमेल्स इसको इस्तेमाल करिए तो उनकी इनफर्टिलिटी, उनका जो बच्चे की प्रक्रिया है पैदा करने की, उसमें भी गिरावट आ सकती है। आजकल फीमेल्स अगर ये शुरू कर रही हैं, अल्कोहल का सेवन ले रही हैं, अगर ये स्मोकिंग कर रही हैं, तो मैं तो यही स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों से आप जितना हो सके आप रहिए। दिस इज़ नॉट ए मॉडर्न थिंग। कोई ये ऐसा नहीं है कि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो हम फॉलो कर रहे हैं कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इट्स नॉट ए गुड थिंग। ये अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। फीमेल्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनको एक लाइफ को कैरी करना है, एक नई जान को ज़िंदगी देनी है। उसके लिए अगर ये पहले से ही पदार्थ आएंगे तो आपकी जो यूट्रस है, जो आपका फेलोपियन ट्यूब्स है, उसमें जाके ये दिक्कत दे सकती है और आपका जो आगे आने वाला वंश है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज ये बहुत सारे एबनॉर्मल सेल्स को बॉडी में इंक्रीज करने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये भी आपसे रहेगा कि हम आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे बच्चे, हम लोग जंक फूड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, जी। खाना पीना हमारा रह चुका है। वो पुराने ज़माना होता था सर, वो मक्की की रोटी होती थी, वो नेचुरल चीज़ें होती थी, वो ख़त्म होगी। अब सिर्फ बच्चे कहते हैं मम्मा पिज़्ज़ा दे दो, चॉकलेट्स दे दो, स्नैक्स लाओ, और हम ये सब कर रहे हैं बच्चों के लिए। ये कितना हानिकारक है? देखिए, जो आपने सवाल पूछा है जंक फूड का, ये तो एक बहुत सवाल है आजकल की जनरेशन के लिए। जंक फूड तो एज सच हमें अवॉइड करना चाहिए। एक प्रोसेस्ड फूड होता है, ये किस तरीके से बना गया है उसकी हालत अच्छी नहीं है। आजकल जंक फूड का ज़माना इतना आ गया कि बस घर बैठे बैठे आपको एक ऐप से ऑर्डर करना है, वो आपके घर पे खाना दे जाएंगे। वो किस तरीके का खाना है वो कहना बहुत मुश्किल है। आजकल लोग 11 बजे के बाद 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ये ऐप से ऑर्डर करते हैं और उस टाइम पे खाना देते हैं। हमारे खाने को प्रोसेस होने के लिए कम से कम 8 घंटे का टाइम चाहिए होता है। अच्छा। अगर आप रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो वो प्रोसेस ही नहीं होगा और वो सारा का सारा जो आपकी बॉडी में एक गंदे फैट की तरह इकट्ठा होने लग जाए। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री होता जा रहा है। सेडेंट्री का मतलब है कि आप बैठे बैठे ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। बैठे हैं, टीवी का रिमोट आउट कर दिया है, पंखा है ऑन कर दिया है। हम हरकतें अपनी बहुत फिजिकल अपनी एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं और जंक फूड वाला जो डाइट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये बस हमारे अंदर फैट
कलेक्शन कर रहा है, जिससे हमें बाद में जाके बीपी की दिक्कत, शुगर की दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, फैटी लीवर की दिक्कत, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जैसे आज के हालात हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी। रात के 2-2 3-3 बजे तक हम सोते नहीं हैं, बिल्कुल। और लेट नाइट तक हमारी ब्राउजिंग रहती है। इससे हम पे क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं, हमारी बॉडी को क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए 8 घंटे की स्लीप, नींद बहुत ज़रूरी है, और एक सही टाइम हमें फिक्स करना चाहिए कि इस टाइम पे हमने सोना है और इस टाइम पे हमने उठना है। आजकल की जनरेशन 1 बजे सो रही है, 2 बजे सो रही है और सुबह 11 बजे 12 बजे आराम से उठ रही है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए एक फ़िक्स टाइम करना पड़ेगा कि हम 10 बजे सो रहे हैं और सुबह 6 बजे उठ रहे हैं। 8 घंटे की नींद आपको बॉडी को इतना आराम देनी चाहिए कि उस टाइम पर आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए। हो सके तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए, हो सके तो अपना फ़ोन अपने आप से दूर रखें। जो एक बार, क्योंकि ब्राउजिंग में आजकल ऐसा है, अगर आप इंस्टाग्राम की वीडियोस देखते हो तो एक के बाद आपका दिल करता है कि अब हम रुके ही नहीं, ये देखते जाएं। इससे ऐसा लगता है कि हमें कब 11 से 12 बज जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज वो आपको इतना इंटेलेक्चुअल, इतना आपको वो इंटरेक्ट कराती है, इतना आपको अट्रैक्टिव बनाती है कि आप आगे होते ही नहीं। आजकल की लाइफ ये इस तरीकों से ज़्यादा बिजी है। सोशल मीडिया पे हम एक दूसरे से बात कर लेंगे, पर जब इंडिविजुअली कोई मिलता है तो हमारे पास टाइम ही नहीं है उसके लिए। तो सब कुछ सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें कम से कम अपना थोड़ा सा टाइम रखिए। आप पूरे दिन में आधा 1 घंटा सोशल मीडिया को दीजिए, अगर आपको देना है। रात के टाइम अवॉइड कीजिए, बिकॉज हमारी आंखों पे भी इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम, जो हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, टीवी का यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारी आंखों पे भी असर पड़ता है। और हमारा वो इतना, क्योंकि हाथ पे फ़ोन पड़ा हुआ है, तो वो सीधी हमारे ऊपर गंदा इफेक्ट दे रही है। सर, आप एक जनरल फिजिशियन हैं। जी। मेरा सवाल आपसे, आप क्या क्या इलाज कर सकते हैं? सर, अभी हाँ, एक जनरल फिजिशियन को लोग, कि हम फिजिशियन के पास क्यों जाएं, लोगों को एक स्क्रीनिंग अपनी बॉडी का अगर कराना, ये भी ज़हन में होता है कि हर पार्ट का एक अपना स्पेशलिस्ट होता है, न्यूरो, आर्थो। बिल्कुल। पर मेरे हिसाब से जो जनरल फिजिशियन का, अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन है, आप आएँ, एक पहले फिजिशियन से चेकअप करवाएं कि उनको अगर वो दिक्कत लगेगी कि इस चीज़ के लिए आपको इन डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए, किसी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, तो वो आपको उसके पास रेफ़र कर सके। बहुत ज़रूरी उस पार्ट के। जैसे अगर आपको बीपी की दिक्कत है, एक फिजिशियन है वो आपका बीपी देख रहा है, पर बीपी किस वजह से बढ़ रहा है? क्या उसको हार्ट की प्रॉब्लम से बीपी बढ़ रहा है, क्या उसको किडनी की प्रॉब्लम से बीपी बढ़ रहा है, या उसको किसी दिमाग की प्रॉब्लम से बीपी बढ़ रहा है, या उसको स्ट्रेस की प्रॉब्लम से बीपी बढ़ रहा है? तो वो 4 अलग अलग डॉक्टरों के बजाय जाने के बजाय एक फिजिशियन के पास ऐसे, और वो उनको बताए कि आपको किस तरीके की दिक्कत की ज़रूरत है, आपको किसके पास जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है शुगर के लिए जब आप एक डॉक्टर साहब को मिलते हैं तो वो देखेंगे कि शुगर इनके लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रही है, दवाई नहीं लेने की वजह से बढ़ रही है, या उनका जो और कोई दिक्कत है उस वजह से शुगर बढ़ रही है। आजकल बीपी के साथ शुगर होना बहुत कॉमन हो गया, या शुगर के साथ लोगों को बीपी बहुत कॉमन हो गया। तीसरी चीज़, जब आप आते हैं, जब पेशेंट को पता ही नहीं है उसको दिक्कत हो रही है, उसको किसके पास जाना चाहिए, तो पहला आपका जो कांटेक्ट है वो एक फिजिशियन के साथ होना चाहिए। उससे आपको पूरी गाइडेंस मिलनी चाहिए कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप इन डॉक्टर साहब को दिखाएं, आपकी बॉडी में क्या दिक्कत चल रही है, ताकि हम आपको फर्दर गाइड कर सकें कि आपको इस चीज़ के लिए इनके पास जाने की ज़रूरत है, या ये चीज़ आपकी यहीं पर ठीक हो सकती है। सर, एक डॉक्टर जिसके पास हम इलाज करवाने के लिए जाते हैं, सर, हमें नहीं मालूम होता है वो डॉक्टर साहब कौन है, कहाँ के क्या है, हम सिर्फ उसका एक नाम पढ़ते हैं सर, जी, किसी एडवर्टाइजमेंट में या किसी होर्डिंग पे सर। जी। हम कैसे विश्वास कर लें सर, हमारा बेहतरीन सा इलाज कौन सा डॉक्टर कर सकता है सर? डॉक्टर शहर में बहुत है सर। देखिए सर, एक भरोसा पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। आप होर्डिंग पढ़ के डॉक्टर के पास एक बार चले जाओगे, अगर आप क्योंकि आजकल सेटिस्फेक्शन का ज़माना है, अगर आपको दिक्कत को वो डॉक्टर नहीं समझ सकता, उसको नहीं पता लग रहा है कि वो जो वो कहने आया था वो कह भी पाया कि नहीं कह पाया, पहली बार में तो आप चले जाओगे, पर दूसरी बार में आप नहीं जा पाओगे। क्योंकि अगर आप अपनी बात डॉक्टर के सामने रख ही नहीं पा रहे और डॉक्टर आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, तो थोड़ा सा दोनों में दिक्कत वाली बात है। एक पेशेंट अपनी बात नहीं रख पाया और डॉक्टर उसकी बात नहीं समझ पाया। तो डॉक्टर के लिहाज से मैं ये बोलूँगा कि वो पेशेंट को समझे, उसके लिए क्या क्या पेशेंट की दिक्कतें हैं उनको समझाए, एक अलग से उसको गाइड करे कि आपको ये दिक्कत है, आपको इस तरीके से आपका इलाज होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको सही गाइडेंस एक मिलनी चाहिए। पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आया है तो वो यही सोच के आया कि मेरी बीमारी का इलाज हो जाएगा,
बट पहले बीमारी डॉक्टर साहब को समझनी पड़ेगी, उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, उसके लिए पेशेंट को किस तरीके से मोटिवेट करना है कि आपको ये दिक्कत है, फर्दर जाके आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बीपी के पेशेंट जब आते हैं तो मैं उनका एक रूटीन कि आपके किडनी के टेस्ट हुए हैं, आपका हीमोग्लोबिन देखना है, वो इस बात को नहीं समझेंगे कि बीपी की दिक्कत की वजह से इनकी किडनियों पे दिक्कत आ सकती है। और हमारे पास अगर बेसलाइन किडनी का टेस्ट बिल्कुल ठीक है तो हमें वो भी फर्दर जाके हेल्प करेगा। तो आई थिंक बेटर यही है कि एक पेशेंट जब आता है डॉक्टर को पूरी उसकी बात समझनी चाहिए और उसको सुझाव देना बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपको इस तरीके से फर्दर ये दिक्कतें आ सकती है और हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अक्षय जी थे जिन्होंने इस पूरे इंटरव्यू में हर वो बात को एक्सप्लेन किया जो आपके लिए इंतहाई अहमियत रखती है। डॉक्टर अक्षय जी का नंबर दिया हुआ है, आप अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, वक्ती तौर इनके पास आ सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, अपना इलाज मुकम्मल तौर पे इनसे करवा सकते हैं। अंकुर मैट्रिक्स हॉस्पिटल के अंदर ये अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं। जितने ही ज़्यादा इनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जितने खुद एक बेहतरीन डॉक्टर हैं उससे कहीं हद ज़्यादा डाउन टू अर्थ है और अपने पेशेंट का मुकम्मल इलाज करना, बेहतरीन गाइडलाइंस फराहम करना और वक्ती तौर एक पेशेंट के साथ एक बेहतरीन डॉक्टर वाला सलूक अख्तियार करना, अगर वो चीज़ देखी जाए तो वो सबसे बेहतरीन जो है वो डॉक्टर अक्षय में देखने को मिलती है। फिलहाल के तौर के ऊपर आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय ज़रूर दें और डॉक्टर अक्षय साहब के पास आके आप अपना इलाज भी करवा सकते हैं। बाकी आपके जहन में कोई सवाल होगा आप कमेंट ज़रूर करें, आपको टेक्निकल टीम की जानिब से ज़रूर उसका जवाब भी दिया जाएगा। खास प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ डेली तस्कीन पर लाखों देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।